हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारा चैनल लाइफ स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो है प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडलों का गठन, जो कि 1937 में होना था। हमने पहले ही बात की थी जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, तो उसमें ये मेंशन किया गया था कि अब जो भारतीय हैं ना, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, तो चुनाव में वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होना था वो 1937 में होना था। तो अब 1937 आ गया है, जिसमें इलेक्शन में कई सारी पार्टीज़ ने जो है पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो जिनमें से कौन कौन थी? पंजाब में जो है यूनियनिस्ट पार्टी थी, जिसमें से कौन लड़ा था? जो है अफसर हुसैन। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से किसने किया था? फजलुल हक ने। ठीक है, ऐसे ही बंगाल और जो मध्य प्रांत थे, वहाँ पे इंडियन लेबर वर्कर्स पार्टी ने जो है पार्टिसिपेट किया था, जिनमें से जो मेन लीडर कौन थे? वो थे अम्बेडकर। ऐसे ही पूरे भारत को जो रिप्रेजेंट कर रही थी वो पार्टी थी कांग्रेस की, और जो मद्रास से थी वो थी जस्टिस पार्टी। तो बेसिकली ये सारी जो हैं कुछ क्षेत्रीय पार्टियां हो गई, जिसमें से जो पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी या पूरे भारत से लड़ रही थी वो थी कांग्रेस पार्टी। तो हमने पहले ही देखा था कि इस समय तक जो है 11 प्रांत जो थे वो फॉर्म हो चुके थे, 11 प्रोविंसेस थे, जिनमें से 1585 सीट्स पर जो है चुनाव लड़ा जाना था। ठीक है, अब इनमें से जो है हम अगर बात करें तो जो 5 प्रांत थे वहाँ पे तो पूर्ण रूप से कांग्रेस की विजय होती है, और वो 711 सीट्स जो हैं वो जीत जाते हैं। अब वो 5 प्रांत कौन कौन से हैं? तो वो है मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत जिसे यूपी कहते हैं, उड़ीसा। तो ये 5 जो हैं ऐसे प्रांत थे जिनमें पूर्ण बहुमत जो है कांग्रेस को मिलता है। अब इवन यहाँ तक जो मद्रास है, वहाँ पे जस्टिस पार्टी भी बहुत तगड़ा जो है कंपटीशन देने के लिए आती है, बट एट द एंड जीतती कांग्रेस है। और इसी तरह जो है संयुक्त प्रांत यूपी जो है, वहाँ पे तो गवर्नमेंट ने कांग्रेस को हराने के लिए बल्कि एक नई पार्टी तक खड़ी कर दी थी, जो थी नेशनल एग्रीकल्चरल पार्टी, पर वो भी जो है यहाँ हार जाती है। तो ठीक है, हमने बात करी 11 प्रांतों में से 5 की, पर अभी भी जो है 6 प्रांत बच गए हैं। तो उनमें से भी जो 3 प्रांत थे ना, वहाँ पे तो गठबंधन सरकार थी, मतलब कांग्रेस यहाँ भी थी पर पूर्ण बहुमत से नहीं थी, दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन करके थी। ठीक है, जिसमें जो सबसे बड़े दल उभरे हुए थे वो थे बॉम्बे में B.R. अम्बेडकर का, जो बेसिकली रिजर्वेशन लेने के बाद जो 15 सीट्स थी उनमें से 13 सीट्स जो हैं वो जीत गए थे। तो ये एक बहुत बढ़िया नंबर है, जो 15 में से 13 सीट्स उन्होंने जीत ही ली थी। और वहाँ पे जो 175 टोटल्स थी, उसमें से 86 भी जो है कांग्रेस ने जीती ही थी। ठीक है, ऐसे ही जो असम है और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत है, यहाँ पे भी जो है गठबंधन की सरकार बनी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अभी भी हमारे पास जो है ना 3 प्रांत बचते हैं। तो अब वो 3 प्रांत कौन से हैं? क्योंकि जो 5 प्रांत हैं उस पर तो पूरी तरह से जीत गए, और 3 प्रांत जो है गठबंधन सरकार के हैं। तो अभी भी जो 3 बचे हैं, अब वो 3 ऐसे हैं जिस पे जो है कांग्रेस नहीं जीती है, जिसका वहाँ पे कोई बहुमत नहीं है। ठीक है, और ना ही गठबंधन सरकार है। तो ऐसे 3 प्रांत थे जो थे बंगाल, पंजाब और सिंध। अब इसका क्या रीज़न था कि भाई यहाँ पे गठबंधन भी नहीं कर पाई कांग्रेस? तो उसका रीज़न था ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे। ठीक है, अब जैसे पंजाब है, पंजाब में जो है यूनियनिस्ट पार्टी थी, मुस्लिम लीग थी, उनके पास 2 सीट्स थी। ऐसी बंगाल में जो है कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग की जो है गठबंधन सरकार थी। तो बेसिकली गठबंधन सरकार यहाँ पर भी थी, बस यहाँ पे जो है कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं था। ठीक है, अब पॉइंट आता है कि जहाँ ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया गया था इंडियन मिनिस्टर्स के द्वारा, और बोला गया था ये तो बहुत ही बेकार है, रद्दी में रखने लायक भी नहीं है, ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स रहे। बट फिर जो है क्यों उन्होंने जो है 1937 में इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया? तो जब 1936 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ और फैजाबाद में जो उनका वार्षिक अधिवेशन हुआ ना, उसमें जो है उन्होंने सबको राज़ी कर लिया। अब
कैसे उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे भाषण दिए जिससे लोग जो हैं उत्साहित हुए और उन्होंने जो है पार्टिसिपेट करने के लिए उनके मन में इच्छा जागी और इवन वो राज़ी हो गए। अब ऐसा उन्होंने जैसे क्या बोला, एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने बोला, संविधान सभा की मांग के साथ साथ कांग्रेस की राजनीतिक नीतियों अथवा आर्थिक कार्यक्रमों के बारे में जनता को शिक्षित करने का यह उपयुक्त अवसर है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि पार्टिसिपेट करके जो है हम संविधान सभा की मांग तो कर ही सकते हैं, इवन यहाँ तक कि उनके जो कार्यक्रम हैं उन सब के थ्रू जो है लोगों को अवेयर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये समझा कर जो है उन्होंने सबको राजी कर लिया। जैसे पहले जो है स्वराज पार्टी चाहती थी, जब पहली बार इलेक्शंस हुए थे तो स्वराज पार्टी चाहती थी। अब उसी तरह यहाँ पे जो है जवाहरलाल नेहरू ने राजी कर दिया। तो अब अंततः क्या होता है कि ठीक है भाई, हमने ये भी देख लिया कि वो फॉर्म कर गई, कहाँ पे पूर्ण बहुमत था, कहाँ पे गठबंधन सरकार थी, कहाँ नहीं थी, जो भी है ओवरऑल वो जीती। अब प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्हें कोई तो तरीका बनाना था, तो उन्होंने जो है केंद्रीय नियंत्रण परिषद या संसदीय उपसमितियाँ कह लीजिए उसको फॉर्म किया ताकि जो है उनका काम अच्छे से हो पाए। तो अब जो है कुछ प्रांतों की हम बात करें तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो प्रधानमंत्री बनाए गए उस पे हम देखते हैं। जैसे मद्रास में कौन थे, सी राजगोपालाचारी। बिहार के कौन थे, श्री कृष्ण सिंह। उड़ीसा के BN दारू। ठीक है, और MP के कौन थे, NB परे, जिन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया था। UP के कौन थे, गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, और बम्बई के कौन थे, BG खेर। असम के कौन थे, मोहम्मद सादुल्ला, जिन्होंने इस्तीफा दिया और बाद में जो है गोपीनाथ जो है वहाँ के प्रधानमंत्री बने। ऐसे ही बंगाल के कौन थे, AK फजलुल हक। पंजाब में सिकंदर हयात खां और सिंध में अल्लाह बख्श। तो ये जो हैं कुछ प्रधानमंत्री जो बने थे उस समय पे। अब हम बात करते हैं कि ये जो सरकार बनती है ये तकरीबन 28 महीने की सरकार रहती है, जो 1937 से 1939 तक रहती है। तो इस कांग्रेस मिनिस्टर्स की जो सरकार थी उन्होंने ओवरऑल क्या डेवलपमेंट किए इन चुनिंदा 28 महीनों के अंदर। ठीक है, तो अब हम उसमें कुछ बात करते हैं पहले एजुकेशनल रिफॉर्म्स की। तो उन्होंने जो है नई तालीम प्रोग्राम है और वर्धा प्रोग्राम कह लो, बेसिक एजुकेशन कह लो, बुनियादी तालीम कह लो, बुनियादी शिक्षा कह लो, बेसिक शिक्षा कह लो, कुछ भी इन्हें इतने सारे नाम हैं आप कह लो, इनको जो है लाए। अब जो कि यहाँ तक कि ये आज के भी भारत के एजुकेशन रिफॉर्म का फ्यूचर बना है। ठीक है, तो अब ये थी क्या, तो भाई ये स्कीम थी गांधी जी के कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रोग्राम पर बेस्ड। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रोग्राम क्या, कुछ भाई कंस्ट्रक्टिव करने के लिए, ना कि सिर्फ भाई बेसिक फैक्ट रट लिया वही इनफ हो गया। फैक्ट नहीं, आप जो है उसे जीने लायक ऐसे स्किल्स दे दो। तो इसीलिए जो है पहले की शिक्षा को अनइफेक्टिव पाते हुए स्पेशली प्राइमरी एजुकेशन में उन्होंने ये पाया कि काफ़ी अनइफेक्टिव है, इसीलिए जो है एजुकेशन जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रोग्राम बेस्ड होनी चाहिए। ठीक है, अब क्यों भाई हमने बात की वो तो होनी चाहिए। ठीक है, जिसके लिए प्राइमरी एजुकेशन उस समय इनफेक्टिव क्यों लगी, ऐसी इसलिए लगी क्योंकि जो ब्रिटिश सिस्टम था वो एजुकेशन पे जो है जो काम कर रहा था उसमें जो है सोशियो इकोनॉमिक नीड्स को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था इंडियंस की। ठीक है, इस वजह से जो है वो काफ़ी इनइफेक्टिव थी और बहुत ज़रूरी था कि उन्हें जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रोग्राम के थ्रू एजुकेट किया जाए, जिसके लिए जो है ऑल इंडियन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बैठती है वर्धा महाराष्ट्र में जो है 22 और 23 अक्टूबर 1937 में। ठीक है, जिसकी चेयरमैनशिप किसके हाथों में थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन की। ठीक है, अब इसमें क्या रेजोल्यूशंस पास किए गए थे तो हम उस पर बात करते हैं। तकरीबन कुछ 4 रेजोल्यूशन जो हैं पास किए गए थे जिसमें मेंशन किया गया था फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड, जो भी 7 साल तक का होगा उसके लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है, और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, मतलब किस मीडियम से पढ़ेगा, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, पंजाबी मीडियम, उर्दू मीडियम, किससे।
तो वो मदर टंग में पढ़ेगा। जो भी उसकी मदर टंग है या जो भी उसकी वर्नाकुलर लैंग्वेज है वो उससे ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के थ्रू पढ़ाई करेगा, ना कि ये कि भाई चाहे उसे इंग्लिश आती हो ना आती हो पर उसे इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश को ही अपना जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाना पड़ेगा या हिंदी को बनाना पड़ेगा। पर्टिकुलरली ऐसी लैंग्वेज जो उसकी खुद की प्राइमरली लैंग्वेज नहीं है उसको नहीं, यहाँ फोकस किया गया जो उनकी मदर टंग है, जो उनकी प्राइमरी लैंग्वेज है, जो उनकी रीजनल लैंग्वेज है, उसी को जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया जाए। ठीक है, और ये भी क्लियर किया गया कि भाई उन्हें जो है इस लायक बनाओ कि ये जो है ना उत्पादकों की बिक्री से आत्मनिर्भर बन पाए। बेसिकली कुटीर उद्योग जो हैं उनमें जो है इन्हें जोड़ा जाए, मतलब किसी भी तरीके से भाई कुछ भी वो प्रोडक्शन कर पाए, कुछ बना सके, सामान बना के बेच सके, इतना काबिल तो बना ही दो कि वो इतने स्किलफुल हों कि वो अपना खुद का सामान बना पाए, जिसमें स्पेशली कुटीर उद्योग को मेंशन किया गया। ठीक है, इस लायक बनाओ, क्योंकि बेसिक पर्पस क्या है भाई, जी सके, अच्छे से खा सके, पी सके, कम से कम फ़िलहाल उस लायक तो बनाया जाए। तो वही जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच थी उनकी। और क्या कहा कि अब इस सम्मेलन में ये भी क्लियर किया गया कि भाई ठीक है, जो भी शिक्षा प्रणाली है उसमें जितने भी शिक्षक हैं कोशिश की जाएगी धीरे धीरे उनको जो है सैलरी देने लायक जो हैं ये इतने सक्षम बन पाए। ठीक है, अब इसीलिए जो है इसका जो पूरा डिटेल एजुकेशन प्लान बनाया गया कि भाई किस तरीके का इनका प्लान होगा और क्या क्या सिलेबस होगा, कि अब भाई बिना सिलेबस के कैसे ही करा लेंगे। कोई भी अप्रोच उन्होंने अडॉप्ट की, ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच अडॉप्ट की, बहुत अच्छा है, बट अब उसके लिए प्रॉपर सिलेबस तो होना चाहिए। ऐसे कुछ भी एक्टिविटीज़ तो कोई भी नहीं कर पाएगा भाई, हर देखना पड़ेगा किस एज का ग्रुप का बच्चा किस तरह की एक्टिविटीज़ कर सकता है, किस लायक है, तो हर चीज़ का एक सिलेबस और प्लान होगा, तो वो जो है तैयार कर दिया गया था, जिसका बेसिकली एट द एंड जो है क्रिटिसिज्म होता है मुस्लिम लीग के जिन्ना द्वारा। अब उन्होंने यूँ बोला, उकसा कर यूँ बोला कि जो है मुस्लिम काफिर हैं, हिंदू तो गौण हैं, इसी वजह से जो है मुसलमानों को नौकरी भी नहीं दी जाएगी, शिक्षा में समानता भी नहीं दी जाएगी। तो उन्होंने ऐसे ऐसे करके जो है क्रिटिसिज्म किया। पॉइंट उठता है कि भाई वो ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि मुस्लिम लीग को बिल्कुल ही ना, कोई मुस्लिम लीग कह रही है मतलब मुस्लिमों को जो है नौकरी भी नहीं मिलेगी, उन्हें शिक्षा में समानता भी नहीं मिलेगी। तो ऐसी भावना आ ही क्यों रही है? कांग्रेस ने ऐसा क्या किया भाई, उन्हें जो लगता है वो उनके हित में कार्य नहीं करती है। तो भाई ऐसा हुआ था, जैसे कांग्रेस मंत्रिमंडलों में खुद ही बहुत ज़्यादा दरार आ चुकी थी। अब क्योंकि भाई गवर्नमेंट में थी और जहाँ पे भी भाई गठबंधन सरकार में थी, जैसे यूपी में ही एग्जाम्पल है, गठबंधन सरकार में थे, तो मुस्लिम लीग ने कुछ प्रस्ताव दिए होंगे जिसको कांग्रेस ने अस्वीकृत कर दिया। तो ये सब कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से जो है मुस्लिम लीग को लगने लगा कि भाई कांग्रेस तो हमारी सुनती नहीं है, कांग्रेस हमारे जो हित हैं वो देखेगी ही नहीं। तो अब पॉइंट है कि भाई अस्वीकार क्यों किया गया, कुछ ऐसी डिमांड तो की गई होगी जो बेसिकली एक्सेप्टेबल नहीं हो, तो इसलिए जो है मुस्लिम लीग ने जब जमींदारी प्रथा का समर्थन किया तो ये एक्सेप्टेबल नहीं हुआ और उनकी जो प्रस्ताव था उसको अस्वीकार कर दिया गया, एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब इसी वजह से जो है पीरपुर कमेटी जो थी वो फॉर्म की गई 1938 में, किसके द्वारा? ऑल इंडियन मुस्लिम लीग के द्वारा, और जिसमें एक रिपोर्ट तैयार की गई। और क्या किया गया रिपोर्ट में, क्या मतलब मेन पॉइंट्स बोले गए? पहला पॉइंट कि भाई कांग्रेस जो है रिलीजियस इंटरफेरेंस करती है, दूसरा उर्दू पर हिंदू का प्रभाव डालती है, तीसरा मुस्लिम की इकोनॉमी को सप्रेस करती है। तो ओवरऑल जो है रिलीजियस टॉलरेंस जो है वो नहीं है और रीजनल मतलब उनकी लैंग्वेज को भी रिस्पेक्ट नहीं करती है। तो ये जो है उन्होंने अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया। तो ओवरऑल जो भी रही बात, ये क्लियर था कि उन्होंने जो है एजुकेशन में रिफॉर्म करने की पूरी कोशिश की, जिसमें ठीक है कुछ क्रिटिसिज्म्स भी थे। तो अब ऐसे ही हम बात करते हैं और रिफॉर्म्स की, जैसे एग्रेरियन रिफॉर्म्स की।
तो मैं क्लियर ही बता देती हूँ कि कांग्रेस कुछ ज़्यादा बड़े रिफॉर्म्स कर नहीं पाई। उसके भी रीजंस थे, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंगली जो है उनको किसी भी तरह के फाइनेंशियल रिसोर्सेस को लेकर कोई भी अधिकार नहीं था, तो उनको वहाँ से कोई बजट तो मिल ही नहीं सकता था। अब जब तक पैसा नहीं मिलेगा तो वो कैसे ही कोई एग्रेरियन रिफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कहीं अकाल आ गया और वो चाहते हैं कि भाई ये लगान ना दें, ठीक है, तो वो या उनको सुविधाएं देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी तो उनको फंड चाहिए ना। अब वो फंड तो वहाँ से मिलेगा नहीं। और दूसरा, चलो वो अगर ये सोचे कि नहीं हम एक रूल बना देते हैं ऐसा कि इन्हें लगान देने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये भी वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस एक्ट में मेंशन था किसी भी तरह का एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो बदलाव नहीं कर सकते, कोई रूल रेगुलेशंस जो हैं ऐसे वो नहीं बना सकते। तो अब वो क्या करें, ना फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं ना सिस्टम में चेंज कर सकते हैं, तो वो क्या करें। तो उन्होंने अपनी साइड से जो भी वो एफर्ट कर सकते थे वो किया। क्या किया, कांग्रेस मिनिस्टर्स जो थे उन्होंने खुद की ही सैलरी को जो है रिड्यूस कर दिया। जो 2000 हुआ करती थी वो 500 रुपये पर मंथ कर दी, ताकि जो भी पैसा बचता है उससे जो है किसानों की मदद की जा सके। इवन यहाँ तक कि सिर्फ सैलरी ही कम नहीं की, जो अगर वो चाहें तो वो रेल टिकट जो है फर्स्ट एसी वाली वो सब ले सकते थे, बट नहीं, वो जो है द्वितीय तृतीय श्रेणी की टिकट लेकर ही जो है अपनी यात्राएं करा करते थे, ताकि जो भी पैसा बचे वो जो है किसानों की मदद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की। तो उसमें क्या किया गया, जिन भी पार्टी को गवर्नमेंट ने इलीगल घोषित करा या बैन कर दिया, जिन भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को, जैसे हिंदुस्तान सेवा दल, यूथ लीग, तो उनकी जितनी भी पॉलिटिकल बुक्स और जर्नल्स थे उनको निकाला। ठीक है, और जो प्रेस पर रिस्ट्रिक्शंस थे वो सारे ख़त्म कर दिए गए, और जितने भी जब्त किए गए हथियार थे उनको वापस करवाया और उनका लाइसेंस जो है वापस दिलवाया। अब बात करें हम मिलिट्री रिफॉर्म की, तो मिलिट्री रिफॉर्म के लिए इन्होंने क्या किया, कांग्रेस जिन भी प्रांतों में थी वहाँ पे उन्होंने तो सबसे पहले क्या किया, पुलिस की जो शक्तियाँ थी उन पे जो है अंकुश लगाया, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए, ताकि जो है लोग सार्वजनिक भाषण दे सके। सीआईडी का जो पूरा राजनीतिक कार्यकर्ताओं पे निगरानी करने का काम होता था उस पर कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, दूसरा क्या काम किया, जितने भी राजनीतिक कैदी थे उनको रिहा करवाया। ठीक है, जैसे काकोरी कांड हुआ था उसमें जितने भी क्रांतिकारी थे उन सबको रिहा कराया। यूपी पर होता पता क्या, एक केस ये आ जाता है कि जैसे यूपी बिहार था ना, वहाँ पे वायलेंस होता है, तो वायलेंस में जितने भी इंक्लूड क्रिमिनल्स होते हैं उनको रिहाई नहीं मिलती, उसमें बड़ी परेशानी आती है, क्योंकि गवर्नर जो है मना कर देता है कि भाई इन्होंने काफ़ी वायलेंस किया था तो इनको नहीं छोड़ सकते। तो इसीलिए जो है यूपी बिहार के मिनिस्टर्स ने क्या किया, 15 फरवरी को इस्तीफ़ा दे दिया, और अब इस्तीफ़ा दे दिया एकदम से, गवर्नमेंट ही छोड़ दी। तो इस वजह से जो है एट द एंड गवर्नमेंट को जो है एंड मार्च तक निगोशिएशन करना पड़ा और प्रिजनर्स को छोड़ना पड़ा। तो एट द एंड कुछ भी कहो पर उन्होंने जो है सब कैदियों को रिहा करा दिया। ठीक है, तो अब हम इन शॉर्ट बोले तो कांग्रेस ने जो है डिफरेंट प्रोविंसेस में कई सारे काम किए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो बम्बई में जो है 1937 में एक कपड़ा जांच समिति की नियुक्ति करी, जिसमें जो है कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि और स्वास्थ्य बीमा की सुरक्षा के लेके जो है कुछ सिफारिशें की, और इसी तरह जो है हड़ताल और तालाबंदियों को रोकने के लिए जो है मध्यस्थ के सिद्धांत पर आधारित औद्योगिक विवाद अधिनियम 1939 को पेश किया गया, अभी पारित नहीं किया गया पर पेश कर दिया गया। ठीक है, अब अगर हम वही बात करें मद्रास की, तो मद्रास में जो राजस्व मंत्री थे टी प्रकाशम, उनकी अध्यक्षता में एक समिति थी। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने सिफारिश करी कि जो स्थायी बंदोबस्त वाले क्षेत्र है ना, उसमें उनके स्वामित्व का अधिकार जमींदारों से लेकर रैयतों को दे दो, मतलब जो भी पावर्स हैं अब जमींदारों से लेकर किसानों को दे दो, ये सिफारिश की गई। इसीलिए एट द एंड क्या होता है, यूपी को छोड़कर, सिर्फ यूपी प्रांत को छोड़कर जो बाकी 7 प्रांत थे ना, मतलब
उधर के एरियाज पे, तो जो 7 प्रांत थे वहाँ पे तो किसानों के लिए ऋण राहत अधिनियम भी पारित कर दिया था। और श्रमिकों के लिए बॉम्बे व्यापार विवाद अधिनियम, बॉम्बे ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1938, वो भी पास कर दिया था। ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें बिहार की, तो यहाँ पे जो किसान जुलूस थे वो आते थे, वो असेंबली भवन में भी घुसते थे समय, यहाँ तक कि वहाँ की सीटों पर भी बैठा करते थे। तो मतलब इतना ओपन एनवायरनमेंट था कि हम किसान जो है वहाँ जाके बैठ भी सकता है। तो इतना अच्छा एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश की गई कांग्रेस के द्वारा। तो ओवरऑल उन्होंने काफ़ी सारे कंस्ट्रक्टिविस्ट वर्क किए, रचनात्मक कार्य किए, बट उसके बाद भी उन पर काफ़ी सारे दाग लगे, जो कि बहुत ही नॉर्मल है। ठीक है, तो होना ही था। तो अब एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो यूसुफ मेहरौली जो थे वो एक सोशलिस्ट लीडर थे, जो कि जुलाई 1937 में क्या होता है, मालाबार में उन पर जो है भड़काऊ भाषण लगाने का आरोप लगता है, इसलिए मद्रास सरकार जो है उन पर मुकदमा चलाती है। वो अलग बात है कि वो जल्द छूट जाते हैं, पर उन पे तो आरोप तो लग ही गया था और मुकदमा चल ही गया था, तो उन पे भी दाग लग ही गया था। ऐसे ही SS बटीवाला जो थे वो भी सोशलिस्ट लीडर थे, वो भी अक्टूबर 1937 में जो है मद्रास सरकार के द्वारा जो है देशद्रोही भाषण देने के मुकदमे में इंक्लूड हो गए, और 6 महीने की जो है उन्हें कैद भी दी गई। ऐसे ही जो है C राजगोपालाचारी जो थे उन पर भी राजद्रोह का आरोप लगाया कि भाई सरकार के खिलाफ जो है वो भाषण दे रहे थे। और मुस्लिम लीग के जो विरोध करने के पॉइंट्स थे वो हम अभी ऊपर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि उन्होंने भी काफ़ी क्रिटिसिज्म किया। तो अब पॉइंट ये उठ के आता है, जो 28 महीने की जो कांग्रेस के मंत्रिमंडल था, ये सिर्फ 28 महीने का क्यों था, इतना छोटा क्यों था? अब इतना छोटा था तो ऑब्वियस सी बात है इन्होंने त्यागपत्र ही दिया होगा। तो इन्होंने जो है 15 नवंबर जो है 1939 तक अपना त्यागपत्र दिया था। पॉइंट उठता है कि ये त्यागपत्र कांग्रेस ने क्यों दिया, जबकि वो इतने अच्छे से काम कर रही थी, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, तो त्यागपत्र देने की क्या ज़रूरत थी? तो होता क्या है, 3 सितंबर 1939 में जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। अब क्या होता है, उस समय पे जो है जर्मन में जो हिटलर थे वहाँ पे उन्होंने पोलैंड पर जो है आक्रमण किया था, जिसके रिस्पांस में जो है ब्रिटेन और फ्रांस को जो है जर्मनी पे अटैक करना था। अब अटैक करना था तो आर्म फोर्सेस भी चाहिए होती है, इसीलिए जो भारत का जो उस समय पे वाइसराय था लॉर्ड लिंथिंगो, उन्होंने जो है भारतीयों की अनुमति के बिना ही उन्हें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल कर लिया। और कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति को युद्ध का रीज़न भी नहीं बताया कि चलो ठीक है अगर इंक्लूड कर भी लिया तो भाई देखो मेरी ये परेशानी आती, कुछ भी है, अपने रीजंस उन्होंने नहीं दिए, जस्टिफाई नहीं किया, कुछ भी रीजंस नहीं दे रहे थे और ऐसे ही इंक्लूड कर लिया। तो ये चीज़ को लेकर जो है कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया 15 नवंबर 1939 में, जिसमें जो है इस पर जो है मुस्लिम लीग और भीमराव अंबेडकर जो थे उन्होंने 22 दिसंबर 1939 में जो है एक मुक्ति दिवस मनाया, क्योंकि भाई वो तो कांग्रेस की गवर्नमेंट को वैसे ही क्रिटिसाइज करते थे, तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छा था कि कांग्रेस ने खुद से जो है इस्तीफा दे दिया और देश को जो है उनसे मुक्ति मिल गई। तो इसीलिए जो है उन्होंने तो मुक्ति दिवस मनाया। बट इस बात को लेके अगर कांग्रेस ने भाई अगर अपनी पोस्ट छोड़ी है तो ऑब्वियसली बात है अब शांत तो नहीं बैठेंगी, सिर्फ छोड़ने से इनफ तो नहीं होगा, तो अब कोई ना कोई ऐसा मूवमेंट ज़रूर लॉन्च होगा जो गवर्नमेंट को या वर्ल्ड लेवल पे ये रिप्रेजेंट करेगी कि भाई इंडिया जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन और फ्रांस के साथ बिल्कुल नहीं है, उन्हें ज़बरदस्ती जो है इसमें शामिल किया गया है। तो इसीलिए जो है हम अब आगे बात करेंगे इंडिविजुअल सत्याग्रह की, जो कांग्रेस द्वारा स्टार्ट किया जाता है। कांग्रेस क्या, बहुत सारे लीडर्स हैं, उनका पार्टिसिपेशन रहता है, तो हम आगे इस पर बात करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।